नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है, जो काफ़ी विद्यार्थी चिंतित थे कि इसकी वैकेंसी कब आने वाली। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों के सामने एक नई वैकेंसी जारी हुई है और वो विज्ञप्ति कौन सी है दोस्तों? जिनको फोर्स में जाना है, जिनको एक सपना है कि वर्दी का, उन वर्दी के सभी विद्यार्थियों के लिए सरकार के द्वारा एक होम गार्ड की नई विज्ञप्ति जारी की गई है। निदेशालय गृह रक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। इस वीडियो के माध्यम से अपन पूरी चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी रहने वाली है, आपको जो वेतनमान मिलेगा वो क्या मिलने वाला है और कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से विद्यार्थी जिनकी एज है कि उनकी यह उम्र है, आयु है जिसके अंदर वो विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा का पूरा आपके माध्यम पूरा चर्चा करूंगा दोस्तों, कैसे रहेगा। ठीक है, चले अपन इस वीडियो के माध्यम से और देखें इस विज्ञप्ति में क्या रहने वाला। तो अपने पास में दोस्तों ये विज्ञप्ति है होम गार्ड, अपने पास में 2023 की विज्ञप्ति है और इसमें कितने पद है दोस्तों? पद की अगर बात करूं तो टोटल पद दोस्तों अपने इसमें 3842 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है। 3842 पद है दोस्तों, इसके अंदर रखे गए हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर अपने पास में कि इसके अंदर कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म की बात करूंगा तो फॉर्म अपने पास में दोस्तों 12 जनवरी 2023 से अप्लाई फॉर्म करना प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप 12 जनवरी, ये ध्यान रखें दोस्तों, जो यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन दे रखा है इसका इंतजार नहीं करें। अगर आपको वर्दी में लेना है, आपको वर्दी का सपना एक पूरा करना है और आपको फोर्स में जाना है, तो आपके सामने अप्लाई जो फॉर्म की फिल करने की जो डेट है दोस्तों, ये डेट है 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी। क्या है दोस्तों? 11 फरवरी 2023 तक, यानी ये जो टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको क्या करना दोस्तों? फॉर्म को अप्लाई कर देना। ध्यान रखें, अगर आपको रियली में इसमें जाना है तो अप्लाई कर देवें, ये ध्यान रखें, इन समय का इंतजार ना करें। और किसके माध्यम से दोस्तों? ये ध्यान रखें, आपकी जो एसएसओ आईडी है, ई मित्र पे जाके एसएसओ आईडी के माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी डिटेल में मैं आपसे चर्चा करूंगा, हाँ तब तक एक बार देख ले। अच्छा, कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं? क्या इसके लिए योग्यता बहुत बड़ी चाहिए? नहीं चाहिए दोस्तों। इसके लिए जो योग्यता है, मात्र 8वीं पास विद्यार्थी जो भी है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 8वीं पास होना चाहिए, इससे ऊपर की भी योग्यता है तो वो भी भर सकता है, परंतु मिनिमम 8वीं पास वाला विद्यार्थी ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, 8वीं पास होना चाहिए। अच्छा, बात करेंगे वेतनमान की, तो इसमें कितना वेतन इसको मिलने वाला, यानी ध्यान रखें दोस्तों, ये जो होम गार्ड की वैकेंसी है, इस होम गार्ड में आपको पर डे के अनुसार, जैसे आप पर डे के अनुसार आप कार्य करेंगे उसके अनुसार आपको वेतनमान दिया जाएगा। अच्छा, वो वेतनमान कितना रहेगा? तो देखें दोस्तों, ये अपने पास में 693 रुपए पर डे आपको मिलने वाले हैं। 693 रुपए पर डे, यानी एज ए होम गार्ड के तौर पे, जहां पे भी आप एज ए कांस्टेबल के पद पर तैनात रहेंगे तो आपको 693। और ये 590 रुपए किसको मिलेंगे दोस्तों? ये है अपने पास में चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है, होम गार्ड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अगर रखेंगे तो पर डे को आपको कितने मिलेगा दोस्तों? 590 रुपए मिलेंगे इसमें, और इसमें 693 रुपए आपको मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब कौन से विद्यार्थी हैं, यानी कितनी उम्र चाहिए इसको फॉर्म को भरने के लिए? तो दोस्तों, मिनिमम आयु की बात करूं तो आयु अपने पास में 18 वर्ष का होना चाहिए। मिनिमम दोस्तों यहाँ पर कितनी बात करेंगे? 18 वर्ष का होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष का होना चाहिए। 18 वर्ष से कम वाला विद्यार्थी होमगार्ड नहीं बन सकता और 35 वर्ष से ऊपर वाला जो भी विद्यार्थी है वो होमगार्ड नहीं बन सकता। तो 18 से लेके और 35 के बीच में जो भी विद्यार्थी हैं वो सारा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, ये ध्यान रखें। अच्छा दोस्तों, ये अपने पास में शारीरिक इसकी जो परीक्षा होगी ये कब होने वाली है? तो ये लगभग दोस्तों परीक्षा अपने पास में अप्रैल 2023 में इसकी परीक्षा होने वाली, ये ध्यान रखेंगे। परीक्षा मतलब है जो इसके द्वारा निकाला जाएगा कि भाई इसमें शारीरिक परीक्षा कब रखने वाली है, तो इसके अंदर ये होगी। अब मैं आपको इसमें पूरी डिटेल के अंदर जो अपने पास में नोटिफिकेशन निकला है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको पूरा डिटेल में ये बताता हूं कि इसमें किन किन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। तो ये जो विज्ञप्ति है किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों? ये अपने पास में निदेशालय, वो भी गृह रक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा अपने ये विज्ञप्ति जारी की गई है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और ये अपने पास में बिल्कुल इसमें डिटेल में दे रखा दोस्तों, गृह रक्षा सेवक स्वयं सेवक।
ठीक है, ये अपने पास में गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति है और ये विज्ञप्ति कब जारी हुई दोस्तों? 9 जनवरी 2023 को ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ज्यादा समय नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, आपको बहुत ही कम समय के अंदर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। अब बात करेंगे दोस्तों इसमें कितने पद हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये अपने पास में पदों की संख्या है दोस्तों 3842 के जो रिक्त पद है उसके ऊपर है ऑनलाइन आवेदन पत्र होगा, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। 3842 रिक्त पदों पर आपको यहाँ सरकार के द्वारा आपको क्या किए गए दोस्तों, ये आमंत्रित किए गए। अब ऑनलाइन आवेदन भरना है और आवेदन भरने की जो तिथि है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, प्रश्न इसके अंदर पूरी विज्ञप्ति के अंदर आप देख ले इसमें भी क्या डेट बिल्कुल दे रखी है मेंशन, ये जो दिनांक दे रखी है वो 11 फरवरी 2023 से लेके 12 जनवरी 2023 के मध्य आपको फॉर्म भर लेना है और किसके माध्यम से, एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई कर देना, बिना इंतजार किए बिना समय गंवाए आपको ध्यान रखना फॉर्म को भर लेना है। एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको दोस्तों इसको फॉर्म भर लेना। और ये जो साइट है वो कौन सी साइट पे है दोस्तों, recruitment.rajasthan.gov.in के ऊपर आपको फॉर्म को भर लेना, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों इसके अंदर आगे अपन मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उस चीज को अपन कवर अप करते चलेंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें बाकी सब सेम होती है जो भी विज्ञप्ति जारी होती है, परंतु इसके अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट जो अपने पास में जिन चीजों का ध्यान रखना है उस चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर परीक्षा शुल्क यानी जहाँ ये आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इसमें कितनी परीक्षा शुल्क सरकार के द्वारा लिया जाएगा, तो देखें यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क है वो अगर सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी है उनके लिए 250 रुपए रखे गए, सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु 250 रुपए रखे गए। अनुसूचित जनजाति के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए अपने पास में दोस्तों कितने 200 रुपए रखे गए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है उनके लिए अपने पास में जो रखे गए हैं वो देखेंगे कि कितने रखे गए, वो अपने पास में दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अपने पास में यहाँ पे जो रखे गए दोस्तों उसको देखेंगे और कवर अप करते चलेंगे कि इसके अंदर कितना अपने पास में रखा गया। ठीक है, बिल्कुल आपको विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, उसी के लिए बिल्कुल आप एक बार इसको विजिबल अच्छे से देख लें ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, ताकि इस चीज़ का आपको ध्यान रख लें। बिल्कुल बिल्कुल अभी आपको पूरा का पूरा विजिबल हो जाएगा, एक बार आप इसको नोट डाउन। हाँ, अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि अब आपको विजिबल हो रहा है ना, बिल्कुल। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति के विद्यार्थी है उनके लिए अपने पास में 250 रुपए रखे गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 200 रुपए का इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें क्या कहता है, अगला पॉइंट इसमें देखेंगे तो शारीरिक, यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र। ठीक है, यहाँ पर जो दे रखा है उसको देखेंगे अपन, आगे बात करेंगे पॉइंट क्या कहता है अगला पॉइंट अपना। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है, अलग अलग दे रखी है नंबर ऑफ वैकेंसीज। बात करेंगे तो इसके अंदर दोस्तों प्रत्येक है ना, यहाँ पर बिल्कुल जिले वाली या डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी है, चाहे जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आप फॉर्म अप्लाई करें, यानी जिस भी जिले से अगर आप अप्लाई करेंगे तो उस अप्लाई करेंगे तो उसमें किन किन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ देख लें। ठीक है दोस्तों, हाँ तो ये तो बहुत सारी विज्ञप्ति दे रखी है प्रत्येक जिले के अंदर दोस्तों, ये पूरी विज्ञप्ति दे रखी है ना। तो इसके आधार पर आप पूरा एक बार चेक कर लें कि मुझे किस जिले के अनुसार से मुझे भरना है, उस जिले का आपको क्या चाहिएगा वो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि उस जिले के लिए अगर आप भरते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखेंगे अब दे रखा नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र। दोस्तों ये पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है नामांकन हेतु। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखें दोस्तों गृह रक्षा स्वयं सेवक के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया, क्या देखो दोस्तों चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। प्रत्येक सप्ताह के
यहाँ पर प्रथम जो सप्ताह दे रखा दोस्तों, यहाँ पर देखें चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। विभाग द्वारा उक्त नामांकन प्रक्रिया की शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है दोस्तों, शारीरिक दक्षता यानी पीईटी, शारीरिक माप तोल परीक्षा पीएसटी एवं दस्तावेज सत्यापन यानी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि प्रारंभ करने की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र एवं विभागीय वेबसाइट, समाचार पत्र के माध्यम से और उनकी जो वेबसाइट है उनके माध्यम से जब परीक्षा प्रारंभ करने की तिथि हो उससे 15 दिवस दोस्तों क्या है 15 दिवस पूर्व दिया जाएगा। यानी इसकी जो सूचना है पीएसटी और पीईटी की जो सूचना है वो आपको या तो परीक्षा यहाँ पर देखेंगे तो समाचार पत्र के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से 15 दिवस पूर्व आपको क्या सूचित कर दिया जाएगा। और विभाग द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी का नामांकन चयन प्रक्रिया हेतु कम से कम 7 दिवस पूर्व, कम से कम कितना दोस्तों यहाँ देखेंगे 7 दिवस पूर्व प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। यानी जब भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उससे 7 दिवस पूर्व दोस्तों क्या किया जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा जिसमें परीक्षा केंद्र का नाम, स्थान और दिनांक, समय का उल्लेख होगा। ये चीज अच्छे से इन्होंने बिल्कुल बता दी गई है कि किस चीज में कब प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। वो 7 दिवस पूर्व आपका प्रवेश पत्र है जो दोस्तों जारी किया जाएगा। तो ये इसमें डिटेल में बताया, ठीक है। आगे बात करेंगे इसमें और देखेंगे अगला पॉइंट अपने पास में क्या कहता है। यहाँ पर दोस्तों आरक्षण का है, जो आरक्षण का जो प्रावधान रहता है राज्य सरकार के द्वारा, अनुसूचित जाति 16%, जनजाति 12% का है, अन्य पिछड़ा 21%, आर्थिक रूप से कमजोर 10%, एमबीसी का 5% का जो आरक्षण का प्रावधान है वो सरकार के द्वारा बिल्कुल इसमें मेंशन किया गया है। इस चीज का ये चिंता मत करिए, ये सभी के लिए समान है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें जो भी कुल रिक्त पद है उसमें 12.5%, कुल भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें आपको पूरा प्रावधान दिया गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे जो मेन पॉइंट है अपने पास में मानदेय, इसके ऊपर मैंने आपको बताया मानदेय इट मीन्स ये बोल रहा है दोस्तों वेतनमान कितना मिलने वाला है। तो पूरा का पूरा इसमें डिटेल विज्ञप्ति के अंदर यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया गया है। देखो ये 693 रुपए है दोस्तों प्रति दिवस होमगार्ड, 693 रुपए प्रति दिवस होमगार्ड के तौर पर नियोजन होने एवं 590 रुपए प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, 590 रुपए, 693 रुपए होमगार्ड के लिए और 590 रुपए है दोस्तों किसके लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए इसमें दे होंगे, ये ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित होमगार्ड नियमावली 1962 के नियम 8 के अनुसार चयनित स्वयं सेवक को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाएगी। ध्यान रखेंगे दोस्तों 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाएगी एवं 5 वर्ष की अवधि के बाद पुनर्नामांकन का प्रावधान होगा। यानी 5 वर्ष के लिए आपको लिया जाएगा और उसके बाद में बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर पुनर्नामांकन का प्रावधान करना पड़े, ये ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पर मेंशन किया गया है ताकि आगे में कोई भी आपको दिक्कत ना हो। अब दोस्तों नामांकन हेतु पात्रता और योग्यता और अयोग्यता क्या रखी गई है उस चीज को देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी विद्यार्थी चिंतित है कि सर हम इसमें योग्य हैं या नहीं है। तो देखें शहरी, यहाँ पर बिल्कुल मेंशन किया शहरी ऑब्लिक ग्रामीण गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधी, यानी वो निवास कहाँ पे है उनके लिए योग्यता, जिसमें गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र उपकेंद्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है जिस जिले में, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या पॉइंट हुआ, जिस जिले में निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी अगर वो उस जिले में है तो उसी जिले का जो तहसीलदार है उसके द्वारा दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे शहरी और ग्रामीण के लिए। सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधी जिस सीमा गृह रक्षा दल की कंपनी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया है, यहाँ दोस्तों जिस जिले की ध्यान जिस सीमा की वहां पर रिक्तियों में आवेदन किया गया है उस कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर की परिधि में, यानी जहां पर आपने अप्लाई किया, जिस कंपनी के लिए अप्लाई किया है उस कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अधीनस्थ राजस्व ग्राम में निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको पेश करना होगा। जहां पे जैसे आप जोधपुर जिले में कर रहे हैं तो जोधपुर जिले के तहसीलदार के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र आपको जारी किया होना चाहिए, इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता दोस्तों यहाँ पर देखें मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल से 8वीं पास होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, 8वीं पास विद्यार्थी होना चाहिए। ये नहीं है कि 8वीं पास नहीं है तो वो नहीं होगा। आयु की देखिए दोस्तों, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, अपन ने देखी 18 वर्ष से लेके 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष में, कितना दोस्तों, 18 वर्ष से लेके और 35 वर्ष में अपन अभी डिस्कस किया था कि ये अपने पास में होना चाहिए। आगे देखेंगे शारीरिक मापदंड दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शारीरिक मापदंड में किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए शारीरिक मापदंड ये बताता है दोस्तों अपने पास में कि उसमें न्यूनतम उनकी ऊंचाई है वो कितनी होनी है। पुरुष है तो उसके लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर महिला है तो 152 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखें। सामान्य क्षेत्र के जो भी पुरुष और महिला है उनके लिए ये तो ऊंचाई के बताई गई है। और अगर 12 जिले से है, क्या है दोस्तों, 12 जिले के अगर शहरिया जनजाति है तो उसके लिए पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे सीना, यानी अपने पास में जो है सीना, जो फुलाव के लिए, चेस्ट के लिए, उसमें कितना होना चाहिए। तो देखें ये अपने पास में सीना है वो केवल पुरुषों के लिए है दोस्तों। पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 86 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का, यानी 81 सेंटीमीटर तो बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। और जब सीना फूल जाए तो कितना होना चाहिए दोस्तों, 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये तो अपने पास में सिर्फ ये केवल सीना जो दोस्तों पुरुषों के लिए लागू होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। और 12 क्षेत्र के है उसके लिए बिना फुलाए तो 74 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है, और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का अपने पास में इसमें मिल गया, और महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। अब बात करेंगे वजन दोस्तों, वजन कितना होना चाहिए। ये वजन दोस्तों केवल महिलाओं के लिए, वजन केवल महिलाओं के लिए, इसमें पुरुष का कोई भी वजन होगा तो चलेगा। ठीक है, अब देखेंगे वजन दोस्तों या पुरुष के लिए लागू नहीं है, कोई भी वजन वाला चल जाएगा, लेकिन महिला के लिए मिनिमम की बात करेंगे तो 47.5 किलोग्राम की महिला होनी चाहिए। मिनिमम 47.5 किलोग्राम उसका वेट होना ही चाहिए, इससे कम होगा तो वह जो भी विद्यार्थी है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और 12 जिले में पुरुष के लिए लागू नहीं है, परंतु महिलाओं के लिए 43 किलोमीटर होना चाहिए। कितना दोस्तों, 43 किलोग्राम यहाँ पर होना चाहिए। मिनिमम जो वेट है जो दे रखा महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। अब आगे पॉइंट बात करें, अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगला अपने पास में क्या कहता है, देखें अगला पॉइंट है दोस्तों ये वाला, और अगला पॉइंट के अंदर अपने पास में चिकित्सकीय मापदंड है। तो दोस्तों 6x6 बिना चश्मा का होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला जो मेन अपने पास में पॉइंट है, तो मेन पॉइंट क्या कहता है देखेंगे दोस्तों, अपने पास में मेन पॉइंट है। बाकी आपको पता है कि दोस्तों इसमें किस प्रकार के जो सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं वो आपको जब फॉर्म भरेंगे तब आपको पूरा का पूरा उसके अंदर 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट आता रहेगा। ठीक है, अब प्रथम चरण दोस्तों अपने पास में शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहता है, और इसके अंदर देखते हैं कि प्रथम जो टेस्ट है उस प्रथम टेस्ट के अंदर फिजिकल पीएसटी अपने पास में क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसमें क्या कहता है। तो देखिए पंजीकरण में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। पंजीकरण में दोस्तों ध्यान रखेंगे योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती है तो उनको सलाह दी जाती है कि वह इसमें भाग नहीं लेवे, यदि भाग लेगी तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन चीजों को भी आप विशेष रूप से क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और शारीरिक दक्षता परीक्षा को कोई प्रावधान नहीं है, इसके लिए अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके लिए अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक अवसर ही दिया जाएगा जिसमें आपको ये चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ अब देखेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें, मेन चीजें रखी गई है जिसमें आपको ध्यान रखना, कितनी दौड़ होगी और चिनअप कितने होंगे, इसमें देखें तो इन चीजों का मतलब है काफी विद्यार्थी दौड़ में रहते हैं नहीं रहते हैं, उसका मेन चीज आपको ये ध्यान रखना कितनी दौड़ना। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पुरुष वर्ग की बात की जा रही है, पहला पॉइंट, तो पुरुष वर्ग में 1000 मीटर की दोस्तों दौड़ करनी है अधिकतम। ठीक है, 1000 मीटर की दौड़ होगी, उसमें कितने अंक मिलने वाले, अगर मान लो विद्यार्थी है कोई भी 3 मिनट और 30 सेकेंड के अंदर अगर दौड़ कंप्लीट करता है तो उसको 15 अंक ठीक है दिए जाएंगे, और अगर 3 मिनट 45 सेकेंड के अंदर करता है तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे, और अगर वो 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करता है
तो उसको दोस्तों 5 अंक दिए जाएंगे, और 4 मिनट से अधिक का समय लेता है तो उसको 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। कितने? 0 अंक प्रदान किए, इट मीन्स वो बाहर हो जाएगा। अगर 4 मिनट से अधिक का समय लेता है 1000 मीटर दौड़ने के अंदर, तो वो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा। ध्यान रखना, 4 मिनट से पहले पहले दोस्तों आपको 1000 मीटर की दौड़ को पूरा कंप्लीट करना होगा, और वो कितने समय में करते हैं उस समय के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। अगर बात करते हैं महिला वर्ग की, दोस्तों महिला वर्ग की बात करेंगे तो उनको कितना दौड़ना है? 800 मीटर दौड़ना, यानी 200 मीटर पुरुषों से कम दौड़ना है। ध्यान रखेंगे, 800 मीटर दौड़ना है, और कितने अंक मिलेंगे? अगर 3 मिनट और 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करते हैं तो उनको 15 अंक दिए जाएंगे, और 3 मिनट और 50 सेकंड में अगर पूरा करते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। अगर 4 मिनट और 10 सेकंड के अंदर वो कंप्लीट करते हैं तो 5 अंक दिए जाएंगे, और 4 मिनट 10 सेकंड से अगर अधिक समय लगेगा तो 0 अंक का मतलब है वो बाहर हो जाएंगे। दौड़ से बाहर होने का मतलब है आप होमगार्ड नहीं बन पाएंगे, ये ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, बात करेंगे आगे चिनअप। ये तो दौड़ था, दौड़ के बाद में अगला पॉइंट आता है चिनअप का। दोस्तों क्या आता है? चिनअप का। और चिनअप में किस चीजों का ध्यान रखेंगे देखेंगे, चिनअप में कितने नंबर मिलेंगे और कैसे। तो पुरुष वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, कौन से दोस्तों? पुरुष वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको चिनअप करना है, और चिनअप का जो दे रहा अधिकतम अंक मिलेंगे दोस्तों चिनअप में कितने? 10 अंक मिलेंगे। अगर 10 चिनअप करते हैं तो 10 अंक पूरे के पूरे मिलेंगे, 7 चिनअप करते हैं तो 7 अंक मिलेंगे, और 5 चिनअप करते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। लेकिन 5 चिनअप से भी अगर कम करते हैं तो उनको 0 अंक दिया जाएगा या फिर बाहर कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। और महिला वर्ग के लिए दोस्तों चिनअप नहीं है, उनके लिए गोला फेंक है। क्या है? महिलाओं के लिए चिनअप नहीं करना है, उनको एक गोला दिया जाएगा और गोले को क्या करना है? फेंकना है। और कैसे देखेंगे दोस्तों, अगर वो 16 फीट तक फेंकते हैं तो 10 अंक मिलेंगे, अगर 15 फीट तक गोला फेंकते हैं तो 7 अंक दिए जाएंगे, अगर 14 फीट फेंकते हैं तो 5 अंक दिए जाएंगे, या 14 फीट से कम फेंकेंगे तो बिल्कुल ही 0 अंक दिए जाएंगे या फिर बाहर हो जाएंगे। तो महिलाओं को गोला फेंकना है और पुरुषों को क्या करना है दोस्तों? चिनअप लगाना है। ध्यान रखेंगे। तो ये शारीरिक दक्षता में दोस्तों ये था, एक दौड़ था, दूसरा चिनअप था, और तीसरा पॉइंट अपना था वो था क्या दोस्तों? गोला फेंक। तो इनका अगर करते हैं तो मैक्सिमम जो अंक है वो आपको ये दिए जाएंगे। इस चीज का विशेष रूप से क्या करेंगे ध्यान। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस चीज का ध्यान रखें। क्या कहता? शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। ये नहीं है दोस्तों एक बार नहीं दौड़ा गया और फिर वहां पर रिक्वेस्ट कर ली कि सर मुझे एक बार मेरे पैर में कुछ अड़चन हो गई, मैं नहीं दौड़ पाया, क्या वापस दौड़ सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं दौड़ सकते। आपको केवल एक ही अवसर दिया जाएगा और उस अवसर में ही आपको क्या करना है? शो करना है कि मैं दौड़ सकता हूं, केवल एक अवसर। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर दे नहीं होगा, कोई भी आप अपील दायर नहीं कर पाएंगे, ये चीज को ध्यान रखेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन होगा। सबसे पहले आपको दौड़ करवाई जाएगी। ध्यान रखेंगे, अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर, दोस्तों क्या किया जाएगा? उनको अनुत्तीर्ण घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य प्रतिस्पर्धा एवं अगले चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में दौड़ हो रही है और उस दौड़ को 1000 मीटर हो चाहे 800 मीटर को हो, सबसे पहले उसको उत्तीर्ण करना हो। अगर आप दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाए, आपको उसमें 0 अंक मिल रहा है, तो आप आगे की जितनी भी जो होगी दोस्तों, यहां पर देखो आगे की अन्य प्रतिस्पर्धा जो भी आगे की रहेगी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। और दौड़ में सफल अभ्यर्थी, जो दौड़ के अंदर दोस्तों सफल अभ्यर्थी हैं, वो द्वितीय चरण है शारीरिक मापतोल परीक्षण में शामिल किए जाएंगे। शारीरिक मापतोल परीक्षण में शामिल किए जाएंगे। द्वितीय चरण शारीरिक मापतोल परीक्षण में असफल रहने पर अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य प्रतिस्पर्धा में शामिल, यानी दूसरा चरण है शारीरिक मापतोल परीक्षण। अगर उसमें भी आपको 0 अंक अगर प्रदान किया गया है, आप 0 अंक लेके आते हैं, तो आगे की जो भी प्रतिस्पर्धा होगी, यानी चिनअप होगा या उसके आगे की जो होती है गोला फेंक होगा, उसमें आपको भाग नहीं लिया जाएगा। अनुत्तीर्ण घोषित होने के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। अगर द्वितीय चरण है दोस्तों, अगर द्वितीय चरण में आप क्या होते हैं? सफल होते हैं, तो सफल होने पे अगला जो अपने पास प्रतिस्पर्धा आएगी वो आएगी चिनअप, और महिला वर्ग के लिए क्या आएगी दोस्तों? गोला फेंक। और गोला जो है वो कितने किलो का होगा? क्या 1 किलो का, 2 किलो का या 3 किलो का? नहीं दोस्तों, जो गोला है वो महिला वर्ग के लिए होगा और वो कितना होगा?
4 किलोग्राम का गोला होगा, जिसको आपको क्या करना है, फेंकना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। द्वितीय चरण में सफल पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको आगे की प्रतिस्पर्धा के अंदर शामिल किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अंतिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। यानी जो अपने पास में द्वितीय चरण होगा उसमें सफल हो गए तो अंतिम चयन के लिए सम्मिलित आपको किया जाएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अब अपने पास में दे रखा है द्वितीय चरण शारीरिक माप तोल परीक्षण, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, ठीक है। तो गृह रक्षा विभाग के नामांकन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का शारीरिक माप तोल परीक्षण किया जाएगा। नामांकन बोर्ड में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके माप तोल से अवगत करवाएगा। शारीरिक माप तोल में अयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित फीस राशि 500 रुपए जमा करवाकर शारीरिक माप तोल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को एक बार अपील कर सकेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे अपील करनी चाहिए तो 500 रुपीज उसका चार्ज रखा गया है कि 500 रुपए जमा करवा कर वो अपील दायर कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आपके पास में मान लो एनसीसी का आपके पास में सर्टिफिकेट है और आपके ए बी या सी के अपने प्रमाण पत्र आपके पास में है, तो देखेंगे उसमें आपको कितने अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी का अगर आपके पास में है, ए प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है तो 2 अंक मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो 4 अंक मिलेंगे और सी प्रमाण पत्र है तो दोस्तों 6 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी एनसीसी के आधार पर आपको मैक्सिमम कितना अंक मिलेंगे, 6 अंक मिल सकते हैं, ये ध्यान रखें, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर कंप्यूटर शिक्षा आपको की हुई है, यानी आरकेसीएल द्वारा एक आरएससीटी का कोर्स होता है ना, अगर वो आपको किया गया है आरएससीटी का कोर्स, तो आपको जो मिलने वाला है वो कितना अंक मिलेगा, 4 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, फिटर और प्लम्बर, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और फिटर के द्वारा अगर आपने आईटीआई की हुई है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और फिटर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, इसमें इत्यादि में भी अगर आपने डिप्लोमा किया गया है दोस्तों, क्या किया गया, डिप्लोमा किया गया है, तो आपको मिनिमम कितने मिलेंगे, 3 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। ये ध्यान रखें दोस्तों, एनसीसी का 6 अंक है, कंप्यूटर आरएससीटी का 4 अंक है, या आईटीआई आपको कोई भी की गई है तो उसके 3 अंक आपको दिए जाएंगे। ये आपको अलग अलग दोस्तों अगर आपके पास में है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट आपको फायदा मिलने वाला। अगर किसी भी खेल में आपने रुचि ली हुई है, आपने खेल में अच्छे से प्रदर्शन किया हुआ, तो खेलों में प्रतिभागी होने का भी आपको उपयुक्त प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर है तो दोस्तों आपको कितने मिलने वाले हैं, 4 अंक मिलने वाले, ध्यान रखेंगे। या अगर आपने स्काउट प्रमाण पत्र यानी राष्ट्रपति अगर पुरस्कार है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। या आप राज्य सरकार से अगर मान लो आपके पास में प्रमाण पत्र है तो 3 अंक मिलेंगे। या तृतीय सोपान उत्तीर्ण किया हुआ गया दोस्तों आपको कितने मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। या अब देखेंगे अगला पॉइंट है हल्का ओब्लिक भारी मोटर वाहन चालक, हल्का ओब्लिक भारी मोटर वाहन चालक, ठीक है। अगर भारी मोटर वाहन चालक है तो आपको 4 अंक मिलेंगे और हल्का मोटर वाहन चालक है तो दोस्तों आपको 2 अंक मिलेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने मिलेंगे दोस्तों, 4 अंक आपको इसमें दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसमें बिल्कुल मेंशन किया दोस्तों, विशेष योग्यता हेतु दे अंकों के संदर्भ में आपको कितने मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी के विशेष योग्य अधिकतम अंकों का कुल योग दोस्तों 20 अंकों से अधिक, क्या होगा, 20 अंकों से अधिक, ये ध्यान, अधिकतम अंकों का जो है कुल योग 20 अंकों से अधिक नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, 20 अंकों से अधिक। यानी सबसे ज्यादा जहां पर सब मिला के एनसीसी के हो चाहे आरएससीटी के हो चाहे अपने पास में तीनों चारों पॉइंट जो विशेष रूप से दे रखे थे, इन सबको मिलाने के अलावा जो आपको मिलेंगे वो कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 अंक मैक्सिमम मिलेंगे, ये ध्यान रखेंगे, 20 अंक मैक्सिमम मिलेंगे। आगे जो देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अपने पास में क्या कह रहा है, ये दोस्तों देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और इसमें क्या कह रहा है, देखो परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे, ये इंपॉर्टेंट, ये देखो दोस्तों परीक्षा के जो सभी क्या कह रहे हैं, सभी जितने भी चरण हैं उनके कुल कितने अंक होंगे, 50 अंक होंगे, जिनकी जो गणना है निम्नानुसार की होगी। और वो कैसे होगी, देखे पहला परीक्षा का चरण दे रखा शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर कितने अंक मिलेंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर जो अंक मिलेंगे वो मिलेंगे 25 अंक मिलेंगे। अधिकतम अंक कितने हैं, 25 अंक है। दूसरा पॉइंट है विशेष योग्यता के अंदर दोस्तों कितने अंक मिलेंगे, 20 अंक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है।
और मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण है उसके अंदर दोस्तों 5 अंक मिलेंगे और अंकों का टोटल योग है तो दोस्तों कितना हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। अंकों का टोटल है वो कितना, 50 हो जाएगा। अब आपका दोस्तों चयन प्रक्रिया है, लास्ट के अंदर जो चयन सूची है वो कैसे जारी होगी देखें। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थियों को उपयुक्त वर्णित शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता एवं मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण में अंक दिए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार की जाएगी। क्या होगी दोस्तों, यहाँ देखें, मेरिट योग्यता सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार योग्यता सूची में रिक्तियों के अनुरूप एवं राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत प्रदत्त आरक्षण प्रावधानों के अनुसार वर्गवार चयन सूची तैयार, यहाँ देखेंगे वर्गवार चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन बोर्ड द्वारा मेरिट सूची तैयार करते समय, चयन बोर्ड द्वारा मेरिट सूची तैयार करते समय सम्मान प्राप्ताओं के मामले में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अगर मान लो आपको सम्मान है दोस्तों, अगर आपके जो चयन मतलब पूरे के पूरे अंक आपको समान आ जाते हैं तो समान आने पर जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जिसकी आयु ज्यादा है और उस आयु के अनुसार दोस्तों उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, वरीयता दी जाएगी, ताकि उनका सिलेक्शन पहले हो सकता है क्योंकि उनकी आयु ज्यादा देर के बिल्कुल मेंशन किया गया। इसी प्रकार प्राप्तांक व आयु समान होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों, अगर आयु भी समान है और उनके अंक भी समान है तो दोस्तों क्या करेंगे, शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी। जिसके पास ज्यादा शैक्षणिक अभ्यर्थी है यानी उसके पास ज्यादा योग्यता, चाहे वो 8वीं के बाद में 10वीं हो, 12वीं हो या ग्रेजुएशन हो, उनको सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे। फिर शैक्षणिक योग्यता भी अगर मान लो समान होने पर विशेष योग्यता अंकों के आधार पर वरीयता दी। अगर मान लो योग्यता भी मान लो कोई विद्यार्थी है जो दोनों के दोनों 12वीं पास है तो फिर क्या करेंगे, तो दोस्तों उनके पास में अलग से कोई भी होगा दोस्तों विशेष योग्यता का कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कोई इसके अलावा उसमें आईटी का कोई डिप्लोमा, तो उसके आधार पर उनको वरीयता दी जाएगी। यदि तत्पश्चात भी प्राप्तांक समान रहते हैं तो उनके नाम मेरिट में, तो लास्ट में दोस्तों उनके नाम है मेरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जाएंगे। तो देखो दोस्तों इनमें कितना सारा बताए, अगर अंक समान है तो जन्म तिथि के अनुसार हो जाएगा, अगर जन्म तिथि समान है तो योग्यता के अनुसार हो जाएगा, अगर योग्यता समान है तो विशेष योग्यता के अनुसार हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे ये पूरा का पूरा। और अगर विशेष योग्यता भी समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है ABCD के अनुसार, उसके अनुसार उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात करेंगे दोस्तों स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह, आपको पता आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, नो डाउट मेडिकल बोर्ड के द्वारा पूरा चेक किया जाएगा। फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दे, यहाँ पर देखो दोस्तों क्या दे रखा, ठीक है, ये अपने पास में इंपॉर्टेंट जो थे इसके द्वारा अपन ने देखा। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है कि आपको कहां पर इस विभाग की जो वेबसाइट दे रखी है, इस विभाग की वेबसाइट के आधार पर www.home.rajasthan.gov.in होमगार्ड पर सभी चीजें आपको उपलब्ध रहेगी, ठीक है। इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल के अंदर मैंने आपको पूरा होमगार्ड की जो विज्ञप्ति जारी हुई है मैंने आपको बताया है। फिर भी आपको किसी भी चीज का अगर आपको पूछताछ करनी है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम में आप अपने कमेंट करें, जब हम पूरा एनालिसिस करके आपको पूरा उस कमेंट का आपको उत्तर आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये था अपने पास में होमगार्ड विज्ञप्ति के द्वारा, सरकार के द्वारा जो होमगार्ड विज्ञप्ति जारी की है उसका डिटेल अपने पूरा विश्लेषण किया है दोस्तों। अच्छी वैकेंसी दे रखी है और रही बात है सिर्फ योग्यता मात्र 8वीं पास वाले सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये ध्यान रखें। अगर आपको सपना है दोस्तों कि आपको भर्ती क्या वर्दी की भर्ती लेने का है, वर्दी में आपको जाने का है, तो ये मौका आप गंवाएं नहीं, आप अच्छे से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और किस आधार पर मैंने पूरा डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।